आदाब दोस्तों, आज एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के बीच आपकी रेडियो हम सफ़र सैयदा आबिदा फ़ातिमा लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जिसमें हम करेंगे आपसे बहुत सारी गुफ्तगू और सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत नगमे भी। तो आइए साथियों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की बात। और साथियों, आज की बात में उभरती प्रतिभा में बातचीत करेंगे रमेश चंद्रा, जानकारी देंगे कृष्ण केतन। युवा साथियों नमस्कार। युवा साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है श्री कृष्ण केतन को। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं हिस्ट्री में, मतलब आधुनिक इतिहास में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। कृष्ण केतन जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। कृष्ण केतन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इतिहास में, तो किस तरह से आपने जो अध्ययन किया था कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में उस साल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? जी, मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और मेरे युवा साथियों के साथ वार्ता में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है कि मैंने किस तरह से तैयारी करी, जी मैंने अपनी तैयारी में सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि जो मेरी निरंतरता है और जो अनुशासन है मेरा, वो मेरी पढ़ाई की तरफ बना रहे। और मैं प्रतिदिन मैंने ये चीज़ ध्यान रखी कि मैं अपना अध्ययन बिना किसी त्रुटि के या फिर मिस करे उसको करता रहूं। अपनी क्लासेस को मैंने बहुत सीरियसली लिया। क्लासेस की स्टडीज़ को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूं अपनी पढ़ाई में। जो हमारे गुरुजन हमें जो सिखा सकते हैं, जो बता सकते हैं, वो बात अपने आप अध्ययन से मैंने ये देखा कि कम ही आ पाती है। तो इसी तरीके से मैं अपने निरंतरता के साथ पढ़ाई करता रहा और परिणाम है कि यूनिवर्सिटी में मेरे को प्रथम स्थान मिला। जी, लगभग कितने घंटे आप प्रतिदिन पढ़ाई करते थे? जी, मेरा ऐसा कोई पढ़ाई का टाइम बहुत फिक्स नहीं था कि मैं समय से बंध के कि 4 घंटा या 5 घंटा से पढूं, लेकिन फिर भी निरंतर मैंने लगा रहा। टॉपिक वाइज किसी पढ़ाई में उस टॉपिक को समझने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि एक टॉपिक में आप कितना अच्छे से आप अपने आप को ढाल सकते हैं, कितना अच्छे से आप उसमें समझ सकते हैं उसको। मेरा ये मानना है कि हर दिमाग का अपना रिसेप्शन का एक तरीका होता है, एक लिमिट होती है समझने की। फिर भी मेरा ये मानना है निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। 3-4 घंटा तो मिनिमम लगभग पढ़ना ही चाहिए। जी, आप बीटेक के छात्र रहे, फिर बीटेक करने के बाद आपका जो मानविकी विषय है इतिहास, जी, उसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी, जैसा कि हम सबको पता ही है कि तकनीक का आज की दुनिया में, वर्तमान परिवेश में कितना बड़ा स्थान है। सभी तरफ आपको पता है कि इस युग को टेक्नोलॉजी का युग बोला जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के माध्यम से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाया और उसके हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी ज़िंदगी में देख ही रहे हैं। तो लेकिन जो मेरा परिवार, मेरा जो बचपन, मेरे माता पिता की जो मुझे परवरिश मिली, मैंने शुरुआत से ही साहित्य और इतिहास, कल्चर अपनी और दर्शन की तरफ मुझे सानिध्य मिलता रहा और उस परिवेश में मैं बड़ा हुआ। और मेरा ये मानना है कि तकनीक और जो विज्ञान है उसको एक श्रेष्ठ दिशा देने के लिए साहित्य, इतिहास और नैतिकता का मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते मैंने इतिहास की पढ़ाई करने का निश्चय किया और मैंने उसका चयन किया। जी, अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और प्रशासनिक सेवा में जो मेरा रुझान रहा, वो बचपन से ही मेरा प्रशासनिक सेवा की तरफ थोड़ा सा रुझान रहा। और मेरा ये मानना है कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से मैं देश और समाज की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का हमें बहुत बड़ा अवसर मिलता है और बहुत बेहतर तरीका है प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा करने का। जी, कितने साल हो गए हैं आपको, कितना समय हो गया? जी, मुझे 2 वर्ष हो गए हैं तैयारी करते हुए। और मेरा ये सभी छात्रों से कहना है कि अक्सर ऐसा होता है कि कभी जब टाइम लगने लगता है लोगों को तैयारी में, तो लोग हताश होने लगते हैं। जी जी, उनका मनोबल टूटने लगता है। तो मेरा ये कहना है उनसे कि अपने मनोबल को टूटने ना दें, अपनी निरंतरता को बनाए रखें और अपनी कमियों पर कड़ी नज़र रखें
और अपनी असफलताओं को अपने आगे मत आने दें, हतोत्साहित ना हों। एक सोहनलाल द्विवेदी जी की मुझे कुछ कविता की पंक्ति याद आती हैं जी जी। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जी, चुनौतियों के बारे में जानना चाहेंगे। जो एक छात्र है या एक विद्यार्थी है जो सिविल सेवा के लिए तैयारी कर रहा है, उसके सामने आती हैं। जी, कई तरीके की चुनौती हैं, कई तरीके के विघ्न और कई तरीके की कठिनाइयाँ आपके सामने हर कदम पर इस तैयारी के दौरान आएंगी। अक्सर आपके साथ वाले लोग जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे। आप उन्हें देख के हतोत्साहित भी हो सकते हैं, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। आपके और बाकी लोग भी जो आपके मित्र लोग हैं वो दूसरी सर्विसेज में आगे बढ़ जाएंगे आपसे। पर मेरा ये कहना है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं दैट इज़ वर्थ द वेट, वो पूरी तरीके से मूल्यवान है। और जब आप बनके इस अधिकारी पोस्ट पे निकलेंगे तो आप पे सभी, आपका परिवार और आपके गुरुजन नाज करेंगे। तो परेशान ना होइएगा कभी भी तैयारी के दौरान, और अपना हौसला मत टूटने दीजिएगा। निरंतरता बनाए रखिएगा, और बहुत ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जी, क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि जब आप दूसरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखते हो कि ये प्रश्न पत्र तो मैं बहुत आसानी से हल कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्यों ना जिस एग्जाम में मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कम मेहनत में इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इस दूसरी सर्विस को ज्वाइन कर लूँ? जी, ये धन्यवाद आपका ये प्रश्न पूछने के लिए। ये पूरी वार्ता का मैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मानता हूँ आपकी। मेरे पिताजी ने मुझे ये सिखाया कि जिस रास्ते पे चलना नहीं हो उसके कोस नहीं गिनने चाहिए। जिस रास्ते पे आपको चलना नहीं, जिस नाव पे आपको चलना नहीं, उस पे कभी भी बैठना नहीं चाहिए। तो विकल्प अपने मन में कभी ना आने दें। जो आपका संकल्प है उस दृढ़ संकल्प पे बने रहिए, और अगर आपके दिमाग में कोई विकल्प आएगा तो आपको इसमें परेशानी हो सकती है, लेकिन अपने दिमाग में कोई भी विकल्प मत आने दीजिए। संकल्पबद्ध हो जाइए और कमर कस लीजिए अपनी इस दृढ़ लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, और आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जी, कुछ हम चाहेंगे हमारे जो युवा साथी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं उसमें बहुत से कम उम्र के भी बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ टिप्स दें, उन्हें कुछ जानकारी दें कि किस तरह से वो सिविल सेवा की तैयारी शुरू करें। जी, जो भी मेरे साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं उनको मेरा ये एडवाइस रहेगा कि सबसे पहले तो अपने गोल की तरफ, जो आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ संकल्पबद्ध होकर आपको बढ़ना पड़ेगा। अपने हृदय की सारी भावनाओं के साथ इस लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। ये जो परीक्षा है इसमें एनसीईआरटी जो हम सभी जानते हैं वो बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको ये समझते हैं कि बहुत आसान है। 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी उनको छोड़ देते हैं। वो ये भूल ना करें, एनसीईआरटी एक नींव की तरह आपका काम करेगी इस तैयारी में, और जब इमारत की नींव मजबूत होती है तो इमारत भी उतनी ऊंची बन सकती है। पिछले साल के प्रश्न पत्र जो हैं उनको सॉल्व करिए, वो आपको आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने मित्रों के साथ तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मित्र हैं उनके साथ आप डिस्कस करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप एक दूसरे की सहायता करिए, और वो आपको एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत कारगर होगा। जी, कृष्ण केतन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने शिक्षा दीक्षा से जुड़ी हुई बातें और अपनी जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई बातें हमारे साथ साझा की, हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।